बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में जनरेटर्स कैसे काम करते हैं, जनरेटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो का जो मटेरियल है वो आपको pythonseco.read the docs के ऊपर मिल जाएगा। और अगर आप इस मटेरियल को PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके यहाँ पे PDF के ऊपर क्लिक करें और फिर सेव एज़ PDF। आप उसको अगर सेव करें तो आपके डाउनलोड्स के अंदर आपको ये जो मटेरियल है ये एज ए PDF आपको मिल जाएगा। तो आप इस मटेरियल को उसके बाद फिर आप इसको PDF फॉर्म में रीड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो मेन टॉपिक्स कवर करेंगे कि हम इटरेटर्स के ऊपर जनरेटर्स के ऊपर इटरेट कैसे करते हैं और और फिर ये कि जनरेटर्स काम कैसे करते हैं। उसके अलावा हम यील्ड फ्रॉम कीवर्ड्स जो हैं जनरेटर्स के, हम उनके बारे में भी, इन दोनों कीवर्ड यील्ड और यील्ड फ्रॉम, इन दोनों कीवर्ड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का जो कंटेंट है आप उसको अगर जुपिटर नोटबुक की फॉर्म में इसका जो कोड है या जुपिटर नोटबुक की फॉर्म में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे जब सबसे नीचे आके आप generators.ipynb यानी ये कि डाउनलोड जुपिटर नोटबुक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो इस लेसन का जो मटेरियल है वो आपके पास जुपिटर नोटबुक की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको कोलैब के ऊपर अपलोड करके आप उसको ऑनलाइन रन कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप उसको अपनी लोकल मशीन के ऊपर भी रन कर सकते हैं अगर आपके पास पाइथन और जुपिटर पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हैं। तो मैं इसको ऑनलाइन कोलैब पे रन कर रहा हूँ और हम इसको देखते हैं कि जनरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमें लिस्ट कंप्रीहेंशन का पता है। लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होती है कि हम जो फॉर लूप है वो हम लिस्ट के अंदर ही अप्लाई करते हैं और जो आउटपुट होता है वो भी लिस्ट ही हमें मिलता है। तो इस केस में आप देखें कि मैंने ये लिस्ट कंप्रीहेंशन की फॉर्म में ये लिखा है कि आई फॉर आई इन रेंज 10, यानी ये जो आई है ये बेसिकली इस फॉर लूप के अंदर जो आउटपुट मिल रहा है वो ये है, ठीक है। और फॉर आई इन रेंज 10 के 0 से लेके 9 तक जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी सिर्फ रिटर्न कर दी जाएँ। और जो चूँकि ये लिस्ट कंप्रीहेंशन है तो जो आउटपुट होगा वो भी एक हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में होगा, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ। आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन का उम्मीद है पता होगा। इसको हम यानी इस फॉर्म में, यानी इसको बजाय इसके कि हम दो लाइनों में फॉर लूप की फॉर्म में लिखें, बल्कि अगर हम इसको आउटपुट अगर हमें लिस्ट में चाहिए होगा तो हमें 3 लाइनें कम से कम लिखनी होगी कोड की, जो कि इस फॉर्म में हमने इसको उसको कंजेस्ट करके, उसको स्क्वीज़ करके हमने उसको एक ही लाइन में लिख दिया, इसलिए इसको लिस्ट कंप्रीहेंशन कहते हैं। अब अगर हम यही काम लिस्ट की बजाय ट्यूपल की फॉर्म में करें, ट्यूपल के लिए करें, तो उसको हम कहेंगे ट्यूपल कंप्रीहेंशन, या कह सकते हैं ट्यूपल कंप्रीहेंशन। तो ट्यूपल कंप्रीहेंशन अगर हम उस तरह से करें और उसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे लिस्ट कंप्रीहेंशन में तो उसने हमारे पास नंबर्स प्रिंट कर दिए थे जो हम रिटर्न कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन ट्यूपल कंप्रीहेंशन में जो हम रिटर्न कर रहे थे उसने वो प्रिंट नहीं किया, बल्कि जो चीज़ हमें प्रिंट की उसको वो कह रहा है कि ये जनरेटर है, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा, हमें तो आई चाहिए था तो इसने ये जनरेटर हमें दे दिया। तो अगर हम इसको यहाँ पे जो हमारा कोड है हम इसको ए के बराबर करें, ठीक है, तो ए जो है वो जनरेटर है, जैसे यहाँ पे इसने कहा ये जनरेटर है, तो हम इसको अनपैक कर सकते हैं। इसको अनपैक कर सकते हैं किसकी मदद से, एस्टेरिक की मदद से। आपको पता होगा कि एस्टेरिक जो है, या डबल एस्टेरिक और एस्टेरिक, ये पैकिंग और अनपैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जनरेटर को हम एक सिंगल एस्टेरिक के साथ हम अनपैक कर सकते हैं। तो अगर हम सिंगल एस्टेरिक और आगे जनरेटर जो है उसको आगे लिखें तो ये जो जनरेटर के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो उसको अनपैक कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ एक छोटा सी बात आपको यहाँ पे बतानी थी कि जनरेटर को हम इस तरह से अनपैक कर सकते हैं। लेकिन जनरेटर का असल मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम इसको अनपैक इस तरह से करें विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिक। असल मकसद जनरेटर का ये होता है कि हम इसके ऊपर इटरेट कर सकें। यानी यहाँ पे ये जो हमने जनरेटर क्रिएट किया था, यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू और विद ट्यूपल कंप्रीहेंशन के साथ हमने जनरेटर क्रिएट किया। हम इसके ऊपर बेसिकली ये जो हमारे पास ए जो कि जनरेटर है, हम इसको एक फॉर लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जब मैंने इसको रन करूँगा तो फॉर लूप में ये यहाँ पे जो जनरेटर जो है ये यानी ट्यूपल कंप्रीहेंशन में हम रिटर्न आई कर रहे थे, तो इसमें फॉर आई इन आई ए का मतलब यह है कि हर इटरेशन के ऊपर ये जो आई है, जो भी वैल्यू रिटर्न की जा रही है, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको प्रिंट करती है। तो यहाँ पे चूँकि 0 से लेकर 9 तक नंबर थे तो उसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। तो अभी आपको पता चला कि जब हम जनरेटर के ऊपर हम इटरेट जो है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम कर सकते हैं, और वो
एवरी इटरेशन के ऊपर उस जनरेटर का एक वैल्यू जो है, एक उसमें से एक वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। उसके अलावा फॉर लूप के अलावा हम जनरेटर के ऊपर एक नेक्स्ट फंक्शन जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, और जब हम नेक्स्ट फंक्शन जो है जनरेटर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये उस जनरेटर में से एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से नेक्स्ट अप्लाई करूँ तो नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, और दोबारा से नेक्स्ट करूँ तो वो फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसकी पहली वैल्यू जो थी वो यानी यहाँ पे इस केस में ज़ीरो की पावर विद रिस्पेक्ट टू 1 तो 1 है, 1 की पावर विद रिस्पेक्ट टू 1 तो 1 है, उसके बाद 2 की पावर विद रिस्पेक्ट टू 2 तो वो 4 होगी, अगर दोबारा करूँ तो ये 27 होगी, 256 होगा। ठीक है, इस तरह से जो नंबर जो हैं वो हमारे पास नेक्स्ट जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट वैल्यू हमें दे दे इस जनरेटर में से। और जो फॉर लूप है बेसिकली वो बेसिकली इस नेक्स्ट फंक्शन को ही कॉल करता है। यानी जब हम जनरेटर को इन फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं तो फॉर लूप करता क्या है, फॉर लूप बेसिकली इस जनरेटर के ऊपर नेक्स्ट फंक्शन ही अप्लाई करता है ऑन एवरी इटरेशन। ठीक है, तो आप इसीलिए देखें कि यहाँ पे जब मैंने फॉर लूप अप्लाई किया तो उसने अब इसके बाद जो नंबर था वो ये था। ठीक है, तो उसने नेक्स्ट अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट अप्लाई किया। अब ये कब तक अप्लाई करेगा, जब तक हमारा जनरेटर जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब तक हमारे जनरेटर में से तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो है वो हम ले नहीं लेते। ठीक हो गया। और अब जब हमारा जनरेटर एग्जॉस्ट हो गया है, अब हम अगर उसके ऊपर नेक्स्ट फंक्शन लगाएं तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। ये हमें कहेगा कि स्टॉप इटरेशन एरर। ठीक है, ये मतलब एक्सेप्शन है, यहाँ एरर की एक टाइप है स्टॉप इटरेशन। ठीक है, उसके बाद अब चूंकि ये जनरेटर एग्जॉस्ट हो चुका है, अब अगर हम इसके ऊपर फॉर लूप लगाएं तो इसने एरर थ्रो नहीं किया। अब देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि जो फॉर लूप है वो नेक्स्ट फंक्शन ही अप्लाई करता है। अब जब एग्जॉस्टेड जनरेटर के ऊपर हमने नेक्स्ट अप्लाई किया तो उसने तो हमें एरर थ्रो कर दिया, लेकिन जब फॉर लूप ने उसके ऊपर नेक्स्ट अप्लाई किया उस जनरेटर के ऊपर तो उसने एरर थ्रो नहीं किया। तो बेसिकली होता यह है कि फॉर लूप नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करता है ए के ऊपर, लेकिन तब तक अप्लाई करता है जब तक स्टॉप इटरेशन एरर ना आ जाए। जब स्टॉप इटरेशन एरर आ जाए तो फॉर लूप उसके बाद उसके ऊपर नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई नहीं करता और उस एरर को बाईपास कर देता है, जैसा कि हमने पिछले लेसन में एक्सेप्शन वाले लेसन में देखा था कि हम किसी भी एरर को बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो फॉर लूप जो है वो उसको बाईपास कर देता है। इस वजह से जब हम इसको रन करते हैं ऑन, यानी फॉर लूप जब हम किसी एग्जॉस्टेड जनरेटर के ऊपर लगाते हैं तो वो एरर नहीं देता और लेकिन कुछ आउटपुट भी नहीं देता। उसके बाद अभी तक हमने देखा कि हम जो जनरेटर हमने क्रिएट किया अभी तक वो ट्यूपल कंप्रीहेंशन से किए थे, लेकिन ट्यूपल कंप्रीहेंशन के अलावा हम फंक्शन या दीगर तरीक़ों से भी हम ट्यूपल जनरेटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको जो रीड फाइल जो है कि एक फ़ाइल रीड कर रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ कि कौन सी फ़ाइल रीड करनी है और वो फ़ाइल रीड करके मुझे वो फ़ाइल रिटर्न कर रहा है लेट से। और यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे जो है वो ट्यूपल कंप्रीहेंशन से ही इस वक्त मैं ट्यूपल कंप्रीहेंशन से ही वो यानी रीड कर रहा हूँ, जनरेटर जो है उसको क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे बताना मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि जो इससे पहले हमने जनरेटर क्रिएट किया यहाँ पे ऊपर, उसमें ये जो ए जिसको हमने कहा यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन थी ये बड़ी सिंपल सी थी। यहाँ पे शायद हमें जनरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो रीड फाइल है बेसिकली हो सकता है ये बहुत ही मेमोरी इंटेंसिव काम हो, यानी ऐसा काम हो कि जो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी लेता हो। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हम इसको यहाँ पे ये जो जनरेटर है ये बेसिकली एवरी इटरेशन के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, और जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो सपोजिटली ये जो है ये एक मेमोरी इंटेंसिव काम है, तो वो सारे के सारा फंक्शन जो है सारी की सारी फाइल जो है वो एक ही दफ़ा रीड नहीं करेगा बल्कि 1 बाय 1 करके वो फाइल्स को रीड कर रहा है। तो आप देखेंगे जब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने एवरी इटरेशन के ऊपर इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, जनरेटर ने, और मुझे जो उसने फंक्शन है वो एक एक करके वो फंक्शन अप्लाई हुआ विद इन फॉर लूप। ठीक है, इसी तरह से फ़र्ज़ किया यहाँ पे ये जो मतलब अगर ये मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनली हैवी वो है काम है, तो बजाय इसके कि मैं सारे को वो एक ही दफ़ा में कर लूँ, मैं उसको एक एक करके उसको करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो पावर लेना है बेसिकली तो ये इतना कंप्यूटेशन है, ये कंप्यूटेशन हैवी नहीं है, लेकिन सपोजिटली अगर यहाँ पे कोई कंप्यूटेशन हैवी काम होगा तो वो जनरेटर की मदद से उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम उसको एक एक करके अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जनरेटर जो है वो काम कैसे करता है।
जनरेटर काम ऐसे करता है कि आपका जो फॉर लूप है उसकी जब वो फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है तो जनरेटर वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता है। यानी जब अगली इटरेशन आती है तो जनरेटर वहाँ पे कहता है अब रुक जाओ, अब जब तुमने अगली वैल्यू तब देनी है जब तुम्हारे ऊपर नेक्स्ट फंक्शन जो है वो कॉल होगा। जब तुम्हें कहा जाएगा नेक्स्ट दो तो तब तुमने नेक्स्ट इटरेशन रन करनी है, अदरवाइज़ तुमने नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नहीं देनी, वो रुक जाओ, यहाँ पे ही कैलकुलेशन को रोक दो। ठीक है, तो जनरेटर को हमने इससे पहले देखा कि हम ट्रिपल कम्प्रीहेंशन से हम क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम फंक्शन की यील्ड कीवर्ड की मदद से कैसे क्रिएट करते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो कि फ़ाइल्स रीड कर रहा है। हम इस फंक्शन में सारी की सारी फाइल जो हैं वो सारी की सारी फाइल जो हैं इस फाइल कंटेंट के अंदर रीड करके उसको मतलब इसके अंदर सेव कर रहे हैं। और आप देखें कि जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे फ़र्ज़ किया हमारे पास 10 फाइल्स हैं, तो ये सारी की सारी फाइल्स को रीड करके, तो इन सारी की सारी फाइल्स को अगर जबकि ये फाइल जो है एक एक करके ही रीड हो रही हैं और ये इनको यहाँ पे इस फाइल के अंदर सेव कर रहा है। अब इसी फंक्शन को अगर मैं जनरेटर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये जो फॉर लूप है ये वाला, ये जो तीन चीज़ें हैं बेसिकली, ये जो चीज़ है फॉर एफ इन रेंज नंबर ऑफ़ फाइल्स, यानी नंबर ऑफ़ फाइल जो है वो, यानी ये जो है ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक इटरेटर है जिसके ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं। तो फॉर एफ इन इटरेटर इस तरह समझ लें, तो उस इटरेटर के ऊपर इटरेट करके तो फिर ये फंक्शन जो है हर इटरेशन के ऊपर ये फंक्शन यानी वो अप्लाई हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दो लाइनों को रिप्लेस कर देंगे विद दिस लाइन यील्ड, यानी फॉर एफ इन रेंज नम फाइल्स करने के बाद, फॉर एफ इन रेंज ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यील्ड रीड फाइल, यानी उस फंक्शन को हम कह रहे हैं यील्ड कर दो, यानी रिटर्न यानी दे दो उसको। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, यानी आप देखें कि जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो उस वक्त उसने सारी की सारी फाइल्स रीड नहीं की। क्यों? क्योंकि ये एक जनरेटर है, ये एक ऐसा फंक्शन नहीं है, रीड फाइल जो है ये ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिसको कॉल करूँ तो वो सारे ये फॉर लूप जो है ये सारा रन हो जाए। क्यों रन नहीं होगा? क्योंकि ये जनरेटर है और जनरेटर जो है वो, उसमें जनरेटर में क्या होता है कि वो आपके फॉर लूप के ऊपर ब्रेक लगा देता है, तब तक लगाता है जब तक उसको नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। तो नेक्स्ट फंक्शन या तो हम मैनुअली अप्लाई करते हैं या फिर फॉर लूप के अंदर नेक्स्ट फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएं तो फॉर लूप का मतलब यह है कि अब हम अपने जनरेटर के ऊपर एवरी इटरेशन के ऊपर नेक्स्ट फंक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखें कि हमारा जनरेटर जो है वो उसकी जो हर इटरेशन जो है वो एक एक करके वो कॉल हुई है इस फॉर लूप में, और उसने उसके ऊपर उसने जो फाइल है वो फंक्शन जो है वो, ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल हुआ और उसने वो फाइल जो है वो रीड कर ली। उसके बाद यानी आपको पता है कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन था विद रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है विद रिटर्न स्टेटमेंट, तो हम रिटर्न के बाद कोई चीज़ नहीं लिख सकते, कोई कमांड कोई स्टेटमेंट रिटर्न के बाद नहीं लिख सकते इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि रिटर्न का मतलब यह कि ये फंक्शन अब ख़त्म हो गया है। लेकिन यील्ड का मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन ख़त्म हो गया, हम यील्ड के बाद भी कुछ स्टेटमेंट, कोई पाइथन की कमांड लिख सकते हैं, और वो कमांड जो है वो इस फंक्शन जिसको हम जनरेटर कह रहे हैं इसका हिस्सा ही होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि मैंने यील्ड कीवर्ड यहाँ पे लिखा, यील्ड रीड फाइल, और उसके बाद मैंने ये लिख दिया एट इटरेशन दिस वन। अब होगा क्या कि जब पहली इटरेशन होगी, पहली दफ़ा नेक्स्ट जो है इस रीड जनरेटर के ऊपर कॉल होगा तो यहाँ तक रन होगा। ठीक है, अनटिल हेयर। ठीक है, जब नेक्स्ट इटरेशन आएगी तो फिर पहले ये प्रिंट होगा और उसके बाद ये यानी इटरेशन जो है अगली कॉल होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे जब मैंने इसको पहली दफ़ा जब इसके ऊपर जनरेटर के ऊपर नेक्स्ट कॉल किया तो उसने ये चीज़ प्रिंट नहीं की, ऐड इटरेशन एफ आफ्टर यील्ड, ये चीज़ अभी प्रिंट नहीं हुई। लेकिन जब मैं दोबारा इसके ऊपर नेक्स्ट कॉल करूँगा तो आप देखेंगे उसने सबसे पहले ऐड इटरेशन 0 आफ्टर यील्ड, जो कि पिछली इटरेशन थी बेसिकली। ठीक है, लेकिन चूँकि ये यील्ड के बाद आ रही थी तो उसने ये प्रिंट की, और उसके बाद जो है उसने ऐड इटरेशन 1 और रीडिंग फाइल 1, यानी ऐड इटरेशन 1 और रीडिंग फाइल 1 जो है वो इस फंक्शन के अंदर से प्रिंट हो रहा है, तो उसने फिर वो किया। तो यील्ड फंक्शन जो है वो हम यानी जो है वो उसके बाद भी हम कीवर्ड्स या ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं स्टेटमेंट्स या कमांड्स जो है पाइथन की वो लिख सकते हैं। उसके बाद ना सिर्फ ये कि यील्ड के बाद हम विद इन फॉर लूप लिख सकते हैं, हम फॉर लूप से बाहर आकर भी लिख सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें यील्ड जो है वो कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद यील्ड के बाद मैंने यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट करने के लिए, और फिर जब फॉर लूप ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी या प्रिंट फंक्शन लिखा। तो अब ये प्रिंट फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब
फॉर लूप की सारी की सारी इटरेशंस ख़त्म हो जाएंगी। यानी हम इस जनरेटर के ऊपर जब इसको फॉर लूप में इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी लास्ट इटरेशन के ऊपर जो है वो ये चीज़ प्रिंट होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि जब हम इस जनरेटर के ऊपर नेक्स्ट 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 इस तरह अप्लाई करते रहेंगे अनटिल कि ये जनरेटर एग्जॉस्ट हो जाए। तो जब एग्जॉस्ट होने लगेगा उससे बिल्कुल पहले जो है ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। तो हम जब आप देखेंगे इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो है वो जनरेटर आया। अब हम इसको अगर फॉर लूप में इस्तेमाल करें तो आप देखें कि जो हम इसकी लास्ट इटरेशन थी उसके सिर्फ तब प्रिंट हुआ एंड ऑफ फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद फ़र्ज़ किया हमारे पास यील्ड फ्रॉम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यील्ड फ्रॉम कब इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके अंदर जो उसका थर्ड मेंबर है वो अगेन एक लिस्ट है, यानी ये एक नेस्टेड लिस्ट है। अब हम ये चाहते हैं कि एक एक करके इस लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट किया जाए, तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाए, लेकिन जो इसके अंदर अगर लिस्ट है तो उसको अनपैक कर दिया जाए, उसकी भी एक एक वैल्यू को ही प्रिंट किया जाए। यानी मैं यहाँ पे 1 2 और 3 4 एक ही दफ़ा प्रिंट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट हो, ठीक है। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं मैं इस लिस्ट को फ्लैटन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, फ्लैटन करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम जो है वो यील्ड का सहारा लेंगे, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पे ये मैंने फंक्शन लिखा फ्लैटन, तो इस फंक्शन को फ्लैटन को हमने एक लिस्ट दी एलिमेंट्स जो कि ये माई लिस्ट है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक एक एलिमेंट यानी इसके एक एक मेंबर के ऊपर इटरेट करें फॉर एलिमेंट इन दिस लिस्ट, ठीक है। और अगर इसका लिस्ट का कोई मेंबर जो है वो एक लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर इस माई लिस्ट का कोई एक मेंबर भी जो लिस्ट है जैसे कि ये 3 4, तो फिर दोबारा से फॉर लूप लगा दिया जाए और दोबारा से फॉर लूप लगा के फिर उसको उसके एक मेंबर को यील्ड किया जाए। और अगर वो लिस्ट नहीं है जैसे 1 और 2 और फिर यहाँ पे यानी ये जब होगी तो इसका मतलब यहाँ 1 यील्ड करेगा, 2 यील्ड करेगा या 5 यील्ड करेगा। और ये फॉर लूप जो है ये बेसिकली इस इनर लिस्ट के लिए, ठीक है। अब जब मैं इस फंक्शन को अप्लाई करता हूँ और इसको ये जो माई लिस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी ये जब मैं इसको देता हूँ तो इसने पहले तो हमें ये जनरेटर रिटर्न करेगा और फिर जब मैं उस जनरेटर को फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करूँगा तो आप देखें कि वो हमें मुझे पहले ये सेल रन करना होगा। और अब अगर आप देखें कि ये हमें उस लिस्ट का एक एक मेंबर जो है उसने यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अब मसला ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया क्योंकि हमने इसके अंदर एक फॉर लूप लगाया, फिर इफ एल्स लगाया, फिर इफ़ के अंदर दोबारा से फॉर लूप लगाया। हम इस अंदरूनी फॉर लूप को बेसिकली हम रिप्लेस कर सकते हैं यील्ड फ्रॉम से, यानी इस दो लाइनों की बजाय हम एक ही लाइन लिख सकते हैं और वो लाइन है यील्ड फ्रॉम दिस ELEM। यानी यील्ड फ्रॉम, यहाँ पे देखें यील्ड फ्रॉम ELEM, यानी ELEM जो है वो लिस्ट होना चाहिए, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जिसके ऊपर हम इटरेट कर सकें, वो एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं फॉर ईच मेंबर इन द एलिमेंट्स, अगर उसका कोई एक मेंबर जो है वो लिस्ट है तो उसको फिर यील्ड फ्रॉम के ज़रिए उसको हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, अदरवाइज़ उसको यील्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जब हम ये फंक्शन जो है जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये भी उसी तरह से जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 ऊपर प्रिंट हुआ था उसी तरह से ही प्रिंट हुआ है। लेकिन ये जो फंक्शन है जो हमने जिसमें हमने यील्ड फ्रॉम का इस्तेमाल किया वो काफ़ी सिंपल है और उसमें कोड भी कम इस्तेमाल हुआ है एज़ कम्पेयर टू दिस अपर फंक्शन जिसमें 2 दफ़ा फॉर लूप इस्तेमाल हुआ और उसके बाद इफ एल्स साथ में इफ एल्स भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें यानी लिस्ट है और उसके बाद हमारे पास उस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, उसके अलावा एक और लिस्ट है और वो जो लिस्ट है उसके अंदर उसके जो मेंबर है वो भी लिस्ट है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट, यानी इसकी जो हायरार्की है वो 3 लेवल, इसकी जो डेप्थ है वो 3 है, ठीक है। तो अगर हम इस लिस्ट को फ्लैटन करना चाहें अपने उस फंक्शन की मदद से जो हमने ऊपर लिखा है तो आप देखें कि इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो 7 8 है जिसकी जो थर्ड नंबर पे जो हायरार्की में थर्ड नंबर पे था मेंबर की जो एक लिस्ट है तो इसने उसको फ्लैटन नहीं किया, ठीक है, इसने उसको फ्लैटन नहीं किया, इसने 7 8 जो एक लिस्ट थी उसने उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। लेकिन हम तो चाहते थे कि इस लिस्ट के तमाम चाहे जितनी मर्जी इसकी डेप्थ हो है मतलब उसकी नेस्टेड उसके अंदर लिस्ट हो उन सबको फ्लैटन किया जाए। तो अगर हम ऐसा करना चाहें तो शायद हम सोचें कि हम जो है वो अपने इस फंक्शन के अंदर दोबारा से इफ एल्स लिख लें, लेकिन उसकी बजाय हम क्या करेंगे, उसका जो आसान सोल्यूशन है वो ये है कि हम इस फंक्शन के अंदर दोबारा से इसी फंक्शन को ही कॉल करें, यानी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना। अब क्या होगा
कि आप देखें कि जब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लिस्ट के ऊपर इटरेट कर रहे हैं फॉर ईच मेंबर इन द लिस्ट, अगर उसका एक कोई मेंबर भी जो है वो लिस्ट है, यानी उसका एक मेंबर जो है वो लिस्ट है दोबारा से, तो हम क्या करें, यील्ड फ्रॉम दोबारा से वही फंक्शन, यही फंक्शन उसके अंदर से फंक्शन। अब क्या होगा, जब भी ये ELEM जो उसका एक ये लिस्ट होगी तो दोबारा से फंक्शन कॉल हो जाएगा, जब भी वो लिस्ट होगी दोबारा से वो, ये तब तक होता रहेगा जब तक ये एलिम जो है वो लिस्ट है। जब ये लिस्ट नहीं होगा तो उस वक्त एल्स आ जाएगा और वो हमें वो वैल्यू जो है वो यील्ड हो जाएगी। तो आप देखेंगे इस केस में जब हमारे पास ये जो हायरार्की लेवल थी, यानी इसकी जो हायरार्की या इसकी जो डेप्थ थी वो 3 थी, तो आप देखेंगे इसने उन सारे के सारे मेंबर्स को, पूरी लिस्ट को फ्लैटन किया और एक एक वैल्यू को रिटर्न किया। और इस केस में देखें जब हमारे पास डेप्थ जो है वो 4 है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट, उसके अंदर भी लिस्ट, तो उसको भी इस फंक्शन ने यानी हमें फ्लैटन कर दिया, यानी हमें मज़ीद उसके लिए कोई इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखने की या उसको फंक्शन को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इस फंक्शन की मदद से, यानी ये जो फंक्शन है ये बेसिकली किसी भी लिस्ट को, यानी उसकी कोई भी ऐसी लिस्ट चाहे उसके अंदर जो उसकी जो डेप्थ है वो जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो उसको फ्लैटन कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि जनरेटर्स को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर जो है बेसिकली हमारे फॉर लूप के जो वो है कमांड है, या फॉर लूप का जो सीक्वेंस है एक कमांड का, उसको ब्रेक करता है अनलेस के हम उसके ऊपर नेक्स्ट फंक्शन जो है वो कॉल ना करें। उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपकी जनरेटर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई होगी। अल्लाह हाफिज़।